एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस। सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट। तो एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर. प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करें. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो आज के सेशन में सबसे पहली चीज तो एक मिनी मॉक टेस्ट करेंगे, तो जिसमें 2-3 पैटर्न्स करेंगे क्वेश्चंस के. और उसके बाद आप लोगों को याद होगा फ्राइडे को हमने एक मॉक टेस्ट किया था जिसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट रह गया था कुछ क्वेश्चंस का. तो फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस का हम एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. एक मिनट दीजिएगा बेटा. पैराजंबल और उसके बाद हम अलग अलग पैटर्न्स पर आएंगे. दिख रहा है सभी को? इज द पैराजंबल विजिबल टू एवरीवन? चलिए, तो पहले मैं चाहूंगी आप लोग ट्राई करें, फिर मैं एक्सप्लेन करूं. 7 सेंटेंसेस का पैराजंबल है, कोई हिंट नहीं है. सभी के पास 3 मिनट का टाइम है. इन सारे सेंटेंसेस को रीड कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इनको अरेंज कर पाए. नहीं होगा मैं समझाऊंगी. ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
Last 1.5 minutes for all. Last 1.5 minutes. चलिए डिस्कस करें। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी पैराजंबल को करने का? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप होता है पूरा का पूरा रीड करना। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया। एंड इट हैज ब्रॉट, ये लेके आया है, अ कॉस्मिक, कॉस्मिक मीन्स यूनिवर्स का, सोविनर, सोविनर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो हमें याद दिलाए उसकी। होता है ना, जैसे आपको किसी ने कोई सोविनर दिया, कोई गिफ्ट दिया जो उसका एक सोविनर है कि जब भी आप उस गिफ्ट को देखोगे आपको वो याद आएगा इंसान। तो सोविनर मीन्स कोई चीज जो आपको उस इंसान की याद दिलाए। अ कैश ऑफ स्पेस रॉक, स्पेस रॉक का एक पार्ट जो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा उत्सुक है कि उनको वो जल्दी से जल्दी मिले। यहाँ पे एंड भी लिखा हुआ था, इट भी लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या है? ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। बेटा पहले पैराजंबल में पोल नहीं मिलेगा, सेकंड पैराजंबल में आपको पोल मिल जाएगा। अगले पर आते हैं, पहले सीख तो लो, समझ तो लो। द कैप्सूल्स लैंडिंग, भाई कौन सा कैप्सूल, किसकी लैंडिंग? तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो कैप्सूल की जो लैंडिंग है एक बहुत बड़ी जीत है एक नासा के मिशन के लिए। जिस नासा के मिशन का नाम है ओसिरिस रेक्स, जिसका मतलब है ये। द स्पेस क्राफ्ट सेट आउट इन 2016, जो स्पेस क्राफ्ट है वो कब निकला? सेट आउट का मीनिंग क्या होता है? उसने अपनी जर्नी कब शुरू करी? इस स्पेस क्राफ्ट ने अपनी जर्नी शुरू करी 2016 में। ठीक है। बेन्नू से मटेरियल लेके आने के लिए था, जो कि एक एस्ट्रॉइड है, एक बॉडी है जो 119 फीट वाइड है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट से। द स्पेसक्राफ्ट, कौन सा स्पेसक्राफ्ट भी? तो अभी भी नहीं लग रहा, ऊपर से द आर्टिकल और लगा हुआ है, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ऑन संडे मॉर्निंग, संडे के मॉर्निंग को दो साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट भी? वेटेड ईगरली, उन्होंने इंतजार किया, एज द पॉड शॉट, एज द पॉड शॉट थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर, वो जो पूरा का पूरा कैप्सूल है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्रॉस करता हुआ गया 1000 ऑफ माइल्स पर आवर की स्पीड में। ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। रिसर्चर्स होप, रिसर्चर्स को ऐसी उम्मीद है, दिस प्रिस्टीन स्पेस डस्ट, जो स्पेस का जो रॉक आया है, प्रिस्टीन मींस पवित्र, जो है हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ये हमें क्लूज बताएगा कि हमारा सोलर सिस्टम के जन्म को लेके क्लूज बताएगा। एंड जेनेसिस, जेनेसिस मीन स्टार्टिंग, जिंदगी जो है अर्थ पे कैसे शुरू हुई उसके बारे में बताएगा। जेनेसिस मीन्स ओरिजिन। तो दिस लिखा हुआ है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। अब ब्राउन एंड व्हाइट कैप्सूल, एक ब्राउन और एक व्हाइट कैप्सूल, इसने 7 साल बिता दिए सोलर सिस्टम में मूव करते हुए, और जिस एंड सोजर्निंग एट एन एस्ट्रॉइड, और एक एस्ट्रॉइड से वो एक चीज लेके आ रहा है, हैज फाइनली कम होम, ये घर आ चुका है। अ लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन है, तो ये स्टार्टिंग लग रहा है। इट जेंटली पैराशूट, धीरे 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 करके उस डेजर्ट एरिया में आया, यहाँ पे जो उसकी फिर लोकेशन दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो क्या सभी को क्लियर है? एफ इज द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछते हुए चलना। एफ स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, किसी को भी कोई डाउट इस चीज को लेके? चलो अब एफ में पढ़ते हैं।
ये जो कैप्सूल है जिसने 7 साल बिताए, ये जो है घर आ रहा है। चलो अब ये घर आ रहा है तो ये क्या लेके आ रहा है घर? सबसे पहले तो ये घर आ गया है, घर आया है, बताओ एफ के बाद क्या आएगा? तो अभी हमें दो स्टेटमेंट्स हैं जो एफ से हमें लिंक लग रहे हैं। एक तो ए लग रहा है, इट प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन का नाउन कौन है? ये कैप्सूल। इट प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन का नाउन क्या है? ये कैप्सूल। तो एक तो मुझे एफ से ए लिंक लग रहा है, और मुझे कोई लग रहा है, एक बी भी लग रहा है कि ये जो कैप्सूल की लैंडिंग है ये बहुत बड़ी जीत है। तो मुझे एफ से बी भी लिंक लग रहा है। ये जो स्पेसक्राफ्ट की बात हो रही है, दो साइंटिस्ट की बात हो रही है, दिस स्पेसर इट जेंटली पैराशूटेड, ये जो है धीरे धीरे आया, एक मुझे जी भी लग रहा है। कोई दिक्कत? एफ से कनेक्टेड मतलब तीन स्टेटमेंट्स लग रहे हैं, एक ए लग रहा है, एक बी लग रहा है, और एक जी लग रहा है। कोई भी परेशानी? अभी बेटा आने की बात कर रहे हैं। चलो कुछ सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं, सीक्वेंस बना पाएंगे तो चीजें और क्लियर होंगी, और कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इट लिखा हुआ है, ये जो है पैराशूट डाउन हुआ, ये जो है धीरे धीरे करके क्या हुआ? नीचे आया। इस इट का भी नाउन देख लेते हैं। वैसे इस इट का नाउन क्या है? कैप्सूल ही है, लेकिन आगे ना स्पीड दे रखी है, लोकेशन दे रखी है। बताओ जी से पहले क्या आएगा? अपने आप समझ में आ जाएगा। ये धीरे 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 करके इस डेजर्ट लैंडस्केप में धीरे धीरे नीचे आया, इसकी स्पीड ये थी। तो किसका ये इट, किसका नाउन प्रोनाउन है? कौन सी चीज है जो धीरे 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 करके नीचे आ रही है? ये पॉड। तो ये जो इट है ये इस कैप्सूल का प्रोनाउन नहीं था, इस पॉड का प्रोनाउन था। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड पे ये अर्थ एटमॉस्फेयर में आ रहा है, और धीरे धीरे करके इस एरिया में नीचे आ रहा है। तो यहां से तो जी हट गया, और एक कॉम्बिनेशन क्या बना? डी और जी का। कोई परेशानी किसी को भी? डी और जी के कॉम्बिनेशन में। चलो अब और आगे समझ में आएगा। अब ये नीचे आया, पैराशूट डाउन हुआ, पैराशूट डाउन होगा तो इसके बाद क्या होगा? बताओ। कोई चीज, एक पूरी स्टोरी चल रही है, कोई चीज अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई, फिर वो धीरे 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 करके पैराशूट डाउन हुई। अब क्या होगा? पैराशूट, इसके बाद क्या होगी? इसके बाद लैंडिंग होगी। ये जो लैंडिंग हुई, क्या समझ में आ रहा है? अब जी का पेयर जो है ए से है। तो क्या डी जी ए सभी को समझ में आया? कोई भी दिक्कत? डी जी, नहीं ए में नहीं, सॉरी बी में। कोई भी दिक्कत? डी जी और बी में, हमारी माई मिस्टेक। किसी को भी कोई भी परेशानी डी जी बी में? तो क्या हुआ? ये जो लैंडिंग है ये क्या हो गई? एक बहुत बड़ी जीत हो गई। चलो अब आगे कोशिश करते हैं, आगे क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पे दिस लिखा हुआ था, तो इसका कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं। रिसर्चर्स को ऐसी उम्मीद है कि ये जो प्रिस्टीन की जो स्पेस डर्ट है ये क्लूज देगी हमारे सोलर सिस्टम के बर्थ को लेके और जेनेसिस ऑफ लाइफ को लेके। ये क्लूज बताएगी हमारे सोलर सिस्टम को लेके। तो कौन सी चीज है जो क्लूज बताएगी? कहना है इससे, ये जो स्पेस रॉक आया है, ये जो स्पेस रॉक आया है ये हमें क्या देगा? क्लूज देगा। तो क्या ए और ई का भी पेयर सभी को क्लियर था? कोई भी दिक्कत ए और ई के पेयर को लेके? चलो तो एक हमारा कॉम्बिनेशन बन गया है डी जी बी, एक बन गया है ए और ई। अब कौन सा बचा है? वैसे एफ स्टार्टिंग है, डी जी बी बन गया है, ए ई बना है, बस सी की पोजीशन और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। द स्पेसक्राफ्ट सेट आउट इन 2016, ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये 2016 में गया था, बेमू से मटेरियल लेने के लिए गया था जो कि कार्बन रिच एस्ट्रॉइड था। कौन सा स्पेसक्राफ्ट गया था?
जो कि इससे भी ज्यादा है, तो ये मटेरियल लेने के लिए गया था। अब हम इसको कहाँ लगाएंगे? ओके। अच्छा, एक और चीज, मैम एफ और सी कर देंगे। नहीं बेटा, एफ और सी नहीं कर सकते। क्यों एफ और सी नहीं कर सकते? नहीं, वैसे एफ और सी हो जाएगा, राइट, सही कह रहे हैं आप लोग। एक कैप्सूल जिसने 7 साल बिताए, अब वो घर आ गया है। लेकिन अगर एफ और सी करेंगे, अच्छा एक और चीज, ऑन संडे मॉर्निंग हमने कुछ गड़बड़ करी है। हाँ, ऑन संडे मॉर्निंग दो साइंटिस्ट, संडे मॉर्निंग को वो साइंटिस्ट, तो डी का भी पेयर किसके साथ है? संडे मॉर्निंग दो साइंटिस्ट, तो कौन से साइंटिस्ट? ये वाले साइंटिस्ट। तो ए और डी का पेयर है एक्चुअल में, तो ए और ई का पेयर नहीं है, तो हमने ये वाला पेयर में गड़बड़ करी थी। हाँ, ए और डी का पेयर है, साइंटिस्ट हंग्री है और उन साइंटिस्ट ने बहुत इंतजार किया था, दैट मीन्स ए और डी का पेयर है। तो ई का पेयर किसके साथ होगा? दिस प्रिस्टीन स्पेस डर्ट। इस जो सामान लेके आ रहे हैं उसके बारे में और कहाँ दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कि वो मटेरियल लेके आएंगे, वो वाला जो स्पेस डर्ट होगा, इसका मतलब सी का पेयर ई के साथ है, राइट। अब सही हुआ, तो सी का पेयर ई के साथ है। तो हमारे क्या क्या सीक्वेंस बने? ए डी जी बी बना, और एक कॉम्बिनेशन हमारा बना सी और ई। अब बस हमें ये चेक करना है कि कौन सा वाला पहले आएगा, ए डी जी बी पहले आएगा या सी और ई पहले आएगा। यहाँ पे रिसर्चर्स को ऐसी उम्मीद है कि ये ऐसा करेगा, इसका मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, इसका मतलब ए डी जी बी पहले आएगा और सी और ई बाद में आएगा। तो फाइनल सीक्वेंस जो बना वो हमारा ये बना, एफ ए डी जी बी सी एन। हाँ, कंफ्यूजिंग हो गया, पर फिर से समझते हैं, कोई बात नहीं, कंफ्यूजिंग हो गया। जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बेटा कंफ्यूजिंग तो कहीं ना कहीं तो होगा ही। चलो अब एक बार फिर से समझ लेते हैं। किसी भी पैराजंबल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? किसी भी पैराजंबल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंजंक्शंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दिस और दैट, दीज और दोस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नाउन और प्रोनाउन के पेयर्स। ध्यान से समझना, फिर से पूरा समझा रही हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ए आर्टिकल और द आर्टिकल। ये चार कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बार बार यूज होते हैं किसी भी पैराजंबल में। चलो अब इन्हीं चारों कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले दोज साइंटिस्ट इस कॉम्बिनेशन को बनाते हैं। दोज साइंटिस्ट, बताओ डी से पहले क्या आएगा? वो वाले साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट? वो साइंटिस्ट जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, उन साइंटिस्ट की बात हो रही है। क्या ए और डी का कॉम्बिनेशन क्लियर है? इन्हीं को यूज करेंगे। चलो, ए और डी का कॉम्बिनेशन क्लियर है। इसके बाद और दिस दैट कहाँ लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था दिस प्रिस्टीन स्पेस डर्ट। ये जो पवित्र स्पेस का सामान है, ये जो पवित्र स्पेस का सामान है, अब ए के साथ तो हो नहीं सकता, ए में लिखा हुआ था, लेकिन ए का कॉम्बिनेशन तो डी के साथ बन चुका है, तो स्पेस के सामान की बात सिर्फ सी में और हो रही है, तो इसका मतलब सी और ई का पेयर था। क्या इन दोनों पेयर्स में किसी को कोई भी डाउट है? ए और डी, सी और ई में कोई भी डाउट, छोटा से छोटा भी डाउट तो प्लीज पूछते हुए चलना। चलो अगला पेयर बनाते हैं। यहां पे लिखा हुआ था ये धीरे धीरे डैम्प डेजर्ट में पैराशूट हुआ इस स्पीड पे। तो कोई भी चीज एक प्रोसेस है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई, फिर धीरे 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 करके पैराशूट करके नीचे आई और लास्ट में लैंड कर गई। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई, पैराशूट करी और फिर उसके बाद लैंड कर गई। क्या डी जी बी में कोई दिक्कत है? क्या ये तीनों कॉम्बिनेशन सभी को क्लियर है? ए और डी का कॉम्बिनेशन बना दोस्त की हेल्प से, सी और ई का कॉम्बिनेशन बना दिस की हेल्प से, और डी जी भी पूरा एक प्रोसेस था उसकी हेल्प से। अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
एक एक चीज। चलो, ए और डी बना, डी जी और बी बना, इसका मतलब पूरा सीक्वेंस क्या बना, इन दोनों को मिला दिया तो पूरा सीक्वेंस बना ए डी जी एंड बी। तो एक सीक्वेंस बना ए डी जी बी और एक सीक्वेंस था सी और ई। फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो गया था, यहाँ पे एड लिखा हुआ था, यहाँ पे द कैप्सूल लिखा हुआ था, यहाँ पे द स्पेसक्राफ्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे दोज लिखा था, यहाँ पे दिस लिखा था, यहाँ पे इट लिखा था। इसका मतलब एफ जो है वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो गई होगा। दूसरी चीज क्या चेक करनी थी कि ये पहले आएगा या ये पहले आएगा। तो जब हमने सी और ई को पढ़ा तो सी और ई आगे की उम्मीदों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आगे की जो उम्मीदें होती हैं वो हमेशा लास्ट में आती है, इसका मतलब सी और ई लास्ट में है। तो फाइनल सीक्वेंस क्या हुआ, फाइनल सीक्वेंस इज एफ ए डी जी बी सी एंड ई। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर है? जिन बच्चों ने ई और डी का पेयर बना दिया, रिसर्चर्स को उम्मीद है कि ये जो डर्ट है वो ये बताएगी। मतलब सोच भी कैसे सकते हो ई और डी का पेयर। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंतजार हो रहा है और यहाँ पे बोल रहे हैं उम्मीद है कि ये चीज हमें कुछ बताएगी। तो पहले वो चीज मिल जाएगी तभी तो बोलेंगे कि इससे कुछ होगा आगे। ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ, ये क्या है, इंतजार कर रहे हैं कुछ आएगा। इंतजार किया कुछ आएगा, फिर वो आया, फिर उसके बाद बोलोगे अब जो ये मिला है इससे ये उम्मीदें हैं आगे की। इसका मतलब ये आगे का स्टेटमेंट है। चलो एक बार फ्लो चार्ट बनाते हैं और क्लियर होगा। एफ स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, कोई डाउट नहीं था। इसके बाद अगला सीक्वेंस जो हमारा बना था, पेयर बना था ए और डी का, वो बना था हमारा साइंटिस्ट की हेल्प से, दो साइंटिस्ट की हेल्प से। इसके बाद अगला पेयर हमारा बना था डीजीबी का, डीजीबी का ये बना था पूरा प्रोसेस कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया, धीरे धीरे करके नीचे गया और उसके बाद लैंड कर गया। ये पूरा का पूरा क्या था, एक प्रोसेस था। उसके बाद हमारा पेयर बना था सी और ई का। ये कैसे बना था, दिस की हेल्प से एक मटेरियल लेके आना था। ये मटेरियल से उम्मीदें क्या है, इस मटेरियल से उम्मीदें हैं कि ये हमें चीजों को बताएगा, रिवील करेगा हमारे सामने चीजों को। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना, एफ ए डी जी बी सी एंड क्लियर। डिफिकल्ट पैराजम्बल, दैट वाज नॉट इजी। देखने में भले ही इजी हो बट दिस पैराजम्बल वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि कंफ्यूजिंग था। एफ के बाद समझ नहीं आ रहा था क्या लगाए। सबसे पहला कंफ्यूजिंग चीज क्या थी कि एफ से ए भी लग रहा था, एफ से बी भी लग रहा था और एफ से जी भी लग रहा था। तो उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग था। लेकिन जब हमने आगे पढ़ा, जब हमने समझ में आया, तब हमें समझ में आया कि एफ के आगे क्या है। एफ के आगे डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट ढूंढ पाना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एफ के आगे समझ ही नहीं आ रहा था क्या लगेगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस थे। हाँ, जिस बच्चे ने एफ के आगे बी लगा दिया उसी का बता रही हूँ मैं कि एफ के आगे ए भी लग रहा था, एफ के आगे बी भी लग रहा था, एफ के आगे जी भी लग रहा था। तो उस पॉइंट पे हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि एफ के आगे क्या लगाएंगे। लेकिन जब आगे अरेंज किया तब जाके समझ में आया कि एफ के आगे ये आएगा। तो इसीलिए जरूरी क्या था, जब ऐसा डाउट हो कि एफ के आगे नहीं समझ में आ रहा था क्या लगाओ, तो हमेशा पैराजम्बल को आगे सॉल्व करो। आगे सॉल्व करो कि अपने आप समझ में आ जाएगा। करें आगे। तो मैम हार्ड क्यों देते हो, बेटा हार्ड तो करना ही है, हार्ड तो करना ही है। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने इतने पैराजम्बल्स हम ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं, अब आपको कुछ चीजें तो ऐसे ना आपके माइंड में बैठ गई होंगी। कहीं भी दिस दिखेगा, कहीं भी दैट दिखेगा, कहीं भी दीज दिखेगा, कहीं भी दोज दिखेगा, आप तुरंत पेयर बनाओगे। तो कुछ चीजें तो ऐसे माइंड में बैठ गई होंगी। तो इन्हीं चीजों को बिठाना है कि पैराजम्बल को देख के पेयर्स आप आसानी से बना सको। फोर्थ और सेवेंथ स्टेटमेंट क्या हो गया, फोर्थ इज जी और सेवेंथ क्या हो गया, 1 2 3 4 ई। तो जी एंड ई।
फर्स्ट और लास्ट क्या हो गया? फर्स्ट है एफ और लास्ट है ई। सेकेंड और फिफ्थ क्या हो गया? सेकेंड है ए और फिफ्थ है बी। एंटी पेनल्टी होता है थर्ड लास्ट। थर्ड लास्ट क्या हुआ? थर्ड लास्ट इज बी। सेवन स्टेटमेंट फ्रॉम द राइट एंड, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है, टोटली 7 स्टेटमेंट्स हैं, तो सेवन स्टेटमेंट फ्रॉम द राइट एंड कितना हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज एफ। चलो एक और पैराजंबल करें। शैल वी डू वन मोर पैराजंबल? अब इसमें मैं आपको बोल दूंगी, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और है, क्योंकि इसमें 7 सेंटेंसेस नहीं है, सिर्फ थोड़े से ज्यादा सेंटेंसेस हैं, सिर्फ थोड़े से ज्यादा। मैंने फिर से वही अपलोड कर दिया, माय मिस्टेक, सॉरी। ए से लेकर अब जे तक है। दिख रहा है? बस इतना सा। फिक्स स्टेटमेंट दे दूं? वैसे मन तो नहीं है देने का, पहले कोशिश करो, आधे टाइम में थोड़ा सा बना लोगे, उसके बाद 2 फिक्स स्टेटमेंट्स दे दूंगी। अभी कोशिश करो कि बिना फिक्स स्टेटमेंट के बनाओ। अगर नहीं होगा तो बीच में दे दूंगी। 4 मिनट का टाइम है। चलो, नाउ ट्राई इट। एक सेकेंड, एक सेकेंड।
बस साथ में मिलकर ट्राई करें। चलो, सबसे पहले मुझे बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते। दी एस्पियोनेज, एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है? जासूसी। तो जासूसी करने के जो इल्जाम लगाए गए हैं, इनमें क्या हो सकता है? मौत की सजा भी हो सकती है या फिर उम्र कैद भी हो सकती है, ऐसा जस्टिस डिपार्टमेंट ने बोला। तो दी एस्पियोनेज लिखा हुआ है, तो कौन से जासूसी के चार्जेस भी? पिछले महीने 2 नेवी सेलर्स जो थे कैलिफोर्निया में, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने मिलिट्री सीक्रेट्स दिए थे चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को। अभी नहीं समझ आ रहा। द केस कम्स, कौन सा केस भाई? नहीं हो सकता। एक स्टेट डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए जो सैटेलाइट इमेजरी के थे और बाकी इंफॉर्मेशन के थे मिलिट्री एक्टिविटीज में अफ्रीका के। हो सकता है स्टार्टिंग। एक स्टेटमेंट में द स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला इट वुड वर्क विद इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड कंडक्ट अ रिव्यू, एक रिव्यू करेगी कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा केस। कौन से केस का भाई? नहीं हो सकता। अप्रैल में प्रोसिक्यूटर्स ने एक गार्ड्समैन को अरेस्ट किया जिसके ऊपर इल्जाम था कि उसने बहुत सारे सीक्रेट्स शेयर करे हैं एक ऑनलाइन गेमिंग चैट ग्रुप को। कहीं बीच के केस की सी बात लग रही है। कहाँ के प्रोसिक्यूटर्स, कहाँ का केस, कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो कहीं बीच की सी बात लग रही है। चलो, द कोर्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड न्यू डिटेल्स अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो है नई डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो मिस लेमा ने यहाँ से लिए हैं। क्या मिस लेमा का कहीं फुल नेम भी दे रखा है? दे रखा है। तो यहाँ पे शॉर्ट नेम दिया हुआ है, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। वाइल दिक, यहाँ पे भी मिस्टर लेमा, अच्छा मिस लेमा नहीं मिस्टर लेमा, यहाँ पे भी शॉर्ट नेम दिया हुआ है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे दिस मंथ लिखा हुआ है और ही लिखा हुआ है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। अब्राहम पी लेमा 50 अननेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन जो है यहाँ के, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने 2 बार जासूसी की है और उन्होंने इंफॉर्मेशन को जान विलफुल मीन्स अपनी मर्जी से अपने पास रखा है। चलो, अब क्या इस चीज से ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को चुरा, एक कॉन्ट्रैक्टर है, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को चुराया और इनके ऊपर इल्जाम लगा। क्या सभी को डीजे क्लियर है? तो इनके ऊपर क्या लगा? इनके ऊपर इल्जाम लगा कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को चुराया है। चलो, अब इनके ऊपर इल्जाम लगा, अब इस इल्जाम में क्या लगा? इस इल्जाम में इनके साथ क्या हो सकता है बताओ? जे क्या आएगा? आप ही लोग बताओगे, मैं बस छोटी छोटी सी हिंट्स दूंगी कि इनको मौत की सजा भी हो सकती है और इनको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। क्या डीजीए क्लियर है सभी को? कोई भी दिक्कत डीजीए में? चलो, तो यहाँ पे हमने पूरे के पूरे केस की बात करी कि पूरा का पूरा केस क्या है। पूरा का पूरा केस यही है कि एक इंसान के ऊपर इल्जाम लगा है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन को अपने पास रखा है, उन्होंने इंफॉर्मेशन की जासूसी की है और उसमें उनको ये सब हो सकता है। चलो, अब आगे देखते हैं, लेट्स ट्राई। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है, बी तो नहीं आएगा? बी में कोई और केस हो गया? बी में कोई सेकंड केस की बात हो रही है? 2 नेवी सेलर्स थे कैलिफोर्निया में, चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर को वो सीक्रेट दे रहे थे, तो ये तो कोई दूसरा केस है। चलो, बी तो नहीं हो सकता। सी देखते हैं। केस कब आया? केस तब आया जब बहुत सारे लीक्स हुए और सवाल उठे कि क्या सिक्योरिटी है और कितना एक्सेस मिलता है। तो ऐसा लग रहा है ये इसी केस की बात हो रही है। तो अभी लग रहा है कि ए के आगे सी आ सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी लग रहा है ए के आगे सी आ सकता है। चलो आगे देखते हैं। डी को हम लगा ही चुके हैं, ई को पढ़ते हैं। इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ काम करेगी और रिव्यू करेगी कि इस केस का इम्पैक्ट जो है क्या पड़ता है। ये भी लग रहा है आ सकता है। ऑफ द केस हो सकता है इसी केस की बात हो रही हो, तो भी लग रहा है ई भी आ सकता है।
अभी नहीं समझ आया कि ए के आगे सी आएगा या ए के आगे ई आएगा। वैसे ये ना कुछ आगे की बात हो रही है, ये ना कुछ फ्यूचर की बात हो रही है कि ऐसा वो करेगी, तो ऐसा भी लग रहा है कि ये लास्ट की तरफ आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने बोला कि हम ऐसा करेंगे। वुड, वुड का मीनिंग क्या है, हम ऐसा करेंगे, तो ऐसा भी लग रहा है कि लास्ट की तरफ आएगा। चलो ई पढ़ते हैं। अप्रैल में प्रोसिक्यूटर्स ने अरेस्ट किया एक गार्ड्समैन को कि वो जो है बहुत सारे सीक्रेट्स किसको शेयर कर रहे थे, एक ऑनलाइन चैटिंग ग्रुप था, उनको वो बहुत सारे सीक्रेट्स जो है शेयर कर रहे थे। चलो यहाँ पे सीक्रेट्स शेयर कर रहे थे, क्या ये समझ में आ रहा है कि जो एफ है वो सी का एग्जाम्पल है। अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो एफ है ये सी का एग्जाम्पल है कि एम्प्लॉयज को कितना एक्सेस मिल रहा है, उन्हीं के एक एम्प्लॉय थे और वही शेयर कर रहे थे, तो डाउट उठ गया एम्प्लॉय को लेके कि एम्प्लॉय ही लीक तो नहीं कर रहा। तो अभी के लिए समझ में आ रहा है कि सी का जो है एफ के साथ है। चलो अब आगे देखते हैं। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अब मिस्टर लेमा की बात हो रही है तीन जगह। जी में मिस्टर लेमा की बात हो रही है, एच में मिस्टर लेमा की बात हो रही है, यहाँ पे भी ही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मिस्टर लेमा की बात हो रही है। अच्छा मिस्टर लेमा की बात स्टार्टिंग में भी हो रही थी। तो एक बार इन मिस्टर लेमा की जो बातचीत हो रही है इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या सीक्वेंस रहने वाला है। तो मिस्टर लेमा की बात को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स नई डिटेल्स दे रहे हैं मिस्टर लेमा को लेके, और ऐसा लग रहा है अबाउट द डॉक्यूमेंट्स मिस्टर लेमा इज बिलीव टू हैव टेकन, मिस्टर लेमा ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए थे स्टेट डिपार्टमेंट की फैसिलिटी से। कंप्लेंट ये नहीं बताती कि मिस्टर लेमा किस कंपनी के लिए काम कर रहे थे, अब व्हाट कंट्री मिस्टर लेमा वाज वर्किंग फॉर, लेकिन यूएस ऑफिशियल्स ने बताया है कि वो इथियोपिया है, और ये बोला है एंड डिस्क्राइब द सस्पेक्टेड स्पाइंग एज नैरो एंड फोकस, मतलब वो बहुत जासूसी कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस महीने बताया कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है अगस्त में, और उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि वो इथियोपिया के लिए स्पाई कर रहे थे, एक ऐसी कंट्री जिसको बहुत हेल्प मिलती है यूएस के साथ, बट लिटिल एल्स वाज नोन, बट इसके अलावा हमें बहुत कम की इंफॉर्मेशन है। चलो एक बात बताओ, आई और एच का कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है, उनके ऊपर ये इल्जाम लगा है, हालांकि कंप्लेंट में ये इल्जाम के बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन ऑफिशियल्स ने बोला है कि वो इथियोपिया ही है। क्या आई और एच का पेयर सभी को क्लियर है? उनके ऊपर ये इल्जाम लगा है, हालांकि कंप्लेंट में लिखा हुआ नहीं है कि वो उसी कंट्री के लिए काम कर रहे थे, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि वो वही कंट्री है। आई और एच के कॉम्बिनेशन में कोई भी दिक्कत किसी को भी? हाँ इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गया। कोई बात नहीं, हमें तो अरेंज करना है। तो एक कॉम्बिनेशन हमारा आई और एच बन गया। अच्छा इस पूरे पैराजंबल को हमने पढ़ लिया, एंडिंग स्टेटमेंट क्या लग रहा है? इस पूरे, एक बार दोबारा से भी समझाऊंगी, इस पूरे पैराजंबल को हमने पढ़ लिया, इस पूरे का एंडिंग स्टेटमेंट क्या लग रहा है? कि उन्होंने बोला कि वो ऐसा करेंगे, पूरा पैराजंबल पास्ट या प्रेजेंट में है, फ्यूचर में जो चीज होगी वो हमेशा लास्ट की तरफ होगी, तो एंडिंग स्टेटमेंट ई लग रहा है। तो जब ई एंडिंग स्टेटमेंट है इसका मतलब ए और सी का पेयर है, सी और एफ का पेयर है, तो हमारा ए सी एफ भी बन गया। एक हमारा आई और एच बन चुका है। अब बस मेरे पास एक ही स्टेटमेंट बचा जिसकी मुझे पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, वो है जी, कि जी यहां पर आएगा या फिर जी यहां पर आएगा। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बचा हुआ है जी, जिसकी पोजीशन हमको आइडेंटिफाई करनी है। जी में क्या लिखा हुआ है, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स नई डिटेल्स देते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को लेके जो मिस्टर लेमा ने ऐसा विश्वास हो रहा है कि उन्होंने वहां से लिए होंगे। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स ने डिटेल्स दी हैं, और वो डिटेल्स हमें आई और एच में दे रखी है। जो नई डिटेल्स दी गई हैं वो हमें कहाँ दी हुई है, आई और एच में दे रखी है। इसका मतलब जी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो फाइनल सीक्वेंस इज व्हाट,
D, G, A, C, F, B, G, I, H and एक बार दोबारा से समझते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन. पहले कौन कौन से पेयर्स बने? सबसे पहला पेयर क्या बना? एक स्टेट डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर ने इंफॉर्मेशन चुराई और उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम है अब्राहम टी लेमा. सबसे पहले कॉम्बिनेशन था डी और जे का. इस पेयर में कोई दिक्कत थी किसी को भी? एक एक करके पेयर्स फिर से बनाते हैं. एक कॉन्ट्रैक्टर ने इंफॉर्मेशन चुराई और उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या था? उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम था अब्राहम टी लेमा. चलो, उनके ऊपर इंजाम लगा और इंजाम एसपीओ ने चार्जेस में क्या हो सकता है उनके साथ? उनको मौत की सजा भी दी जा सकती है, उनको उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है. जे और ए में कोई दिक्कत? छोटे छोटे से पेयर्स बना रहे हैं. ये जो पूरा का पूरा केस है, ये कब सामने आया? जब अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर लीक्स हुए. ये केस बहुत सारे लीक्स के बाद सामने आया है और इससे सवाल उठता है कि एम्प्लॉयज के पास कितना एक्सेस है. ए और सी में कोई दिक्कत? एम्प्लॉयज के लेवल ऑफ एक्सेस को लेकर सिक्योरिटी क्वेश्चंस उठे हैं. एम्प्लॉयज कौन कौन से हैं जिनके एक्सेस को लेकर सिक्योरिटी क्वेश्चंस उठे हैं? एक तो नेशनल गार्ड्समैन को लेकर ऊपर एक इंजाम लगा. सी और एफ में कोई दिक्कत? नेशनल गार्ड्समैन को लेकर इंजाम लगा और कौन से एम्प्लॉय पे इंजाम लगा? दो नेवी सेलर्स पे भी इंजाम लगा. एफ और बी में कोई दिक्कत? क्या ये सारे पेयर समझ में आए? डी और जे, जे और ए और सी, सी और एफ, एफ और बी. ये अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ ये एक टीचर की तरह समझा रही हूँ कि इस तरीके के पेयर्स थे. इससे पहले जो मैं आपको समझा रही थी वो एक स्टूडेंट की तरह समझा रही थी. एक स्टूडेंट कैसे अप्रोच करेगा. चलो, तो पेयर्स क्या क्या बने? डी और जे, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर का नेम. दूसरा पेयर बना जे और ए का, एस्पियोनेज चार्जेस, जासूसी के चार्जेस, एस्पियोनेज चार्जेस और उन चार्जेस के अंदर क्या क्या है. तीसरा पेयर क्या बना? ए और सी का, चार्जेस लगे और ये पूरा का पूरा केस कब सामने आया? ये केस किसके बाद आया? बहुत सारे लीक्स हुए. एम्प्लॉयज को लेके कितना एक्सेस है, एम्प्लॉयज को लेके उसमें सिक्योरिटी को लेके प्रॉब्लम हुई. फिर दो एम्प्लॉयज के नाम दिए गए और वो दोनों एम्प्लॉयज के नाम किसमें दिए गए? एफ और बी में. पहला दिया गया गार्ड्समैन का और दूसरा दिया गया नेवी सेलर्स का. तो ये पूरा एक सीक्वेंस था डी, जी, ए, सी, एफ एंड बी. कोई परेशानी यहां तक? ये वाला पार्ट तो इजी था. दिस पार्ट वाज इजी. अब असली प्रॉब्लम जो थी वो उसके सेकेंड पार्ट में थी, जहां पे आखिरी चार को अरेंज करना था. और वो चार कौन कौन से बचे थे? वो चार बचे थे जी, ई, एच और आई. असली प्रॉब्लम थी इन चारों को अरेंज करने में. इनको कैसे अरेंज किया गया? स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला है कि वो ऐसा करेगा, समझेगा. फ्यूचर की बात है, आगे के एक्शन की बात है, फ्यूचर एक्शन की बात है. इसका मतलब ई कहां लगा? ई पहुंच गया एंड में. बचे ये तीनों स्टेटमेंट्स. कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स ने नई डिटेल्स दी हैं. नई डिटेल्स क्या है? डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स को लेके जो मिस्टर लेमा, हमें ऐसा विश्वास है कि मिस्टर लेमा ने वहां से उठाई होंगी. न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिवील किया कि उनको अरेस्ट किया गया है अगस्त में. अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे, ही हैड बीन अरेस्टेड इन अगस्त. उनको अगस्त में अरेस्ट किया गया है. तो इसका मतलब क्या था? हम बी के आगे डायरेक्टली एच को नहीं लगा सकते थे. अच्छा, एक छोटी सी हिंट और थी. एक छोटी सी हिंट क्या थी?
कि हम बी के आगे डायरेक्टली एच को नहीं लगा सकते थे, सॉरी बी के आगे हम डायरेक्टली आई को नहीं लगा सकते थे, क्योंकि बी में टू सेलर्स की बात हो रही है, यहाँ पे हम डायरेक्टली ही नहीं लगा सकते थे, तो बी के बाद डायरेक्टली आई कभी आ ही नहीं सकता था। तो इसका मतलब क्या है, बी के बाद क्या आना था, बी के आगे जी आना था। यहाँ पे भी एक छोटी सी हिंट थी। तो इसका मतलब क्या है, बी के आगे तो जी ही आना था, आई आ ही नहीं सकता था क्योंकि आई में तो ही लिखा हुआ था। अगली बात, आई और एच का एक पेयर था। इस बार बताया कि उनको अरेस्ट किया गया, अगस्त में उनके ऊपर इल्जाम लगा है। हालांकि कंप्लेंट में ये नहीं दे रखा कि वो किस कंट्री के लिए काम कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियल्स ने बताया है कि वो इथियोपिया के लिए काम कर रहे थे। आई और एच का पेयर था। तो फाइनल सीक्वेंस क्या हो गया, डी जी ए सी एफ बी जी आई एच एंड। मजा आया? डिड यू एंजॉय इट? हम दिमाग खुल गया पूरा। ऐसे पैराजम्बल्स ना हम पुराने परफेक्शन में करते थे, नए वाले परफेक्शन में मैंने इस तरह के पैराजम्बल्स करवाना बंद कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई लेवल के हो जाते हैं। फिर अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चों का मेल आया था कि मैम आप नए वाले परफेक्शन में वो लेवल नहीं करवाते हो जो आप पुराने वाले परफेक्शन में करवाते थे। Then I asked my team to add a parajumble for 10 statements. चलो आगे बढ़े। आपको पता है अभी लग रहा है ये बहुत डिफिकल्ट है, ये चीजें बहुत हैं, आपको जब एग्जाम दोगे ना तब समझ में आएगा कि इस लेवल की प्रैक्टिस करने का फायदा क्या होता है, और वो तब समझ में आएगा जब आप मेंस का एग्जाम देने जाओगे। कितने बच्चों का आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम है अभी? बहुत सारे बच्चों का है। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे और मुझे बताओगे मेल पे, सभी से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सभी लोग मुझे मेल पे बताएंगे कि पेपर कैसा लगा। एंड आई कैन बेट, अगर आप परफेक्शन में रेगुलरली आए हो ना तो आपको पेपर बहुत इजी लगेगा। लगेगा कितना ही इजी पेपर बनाया होता एग्जामिनर ने। चलो आंसर्स देखते हैं। लास्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, लास्ट स्टेटमेंट इज ई। मिडिल स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, मिडिल स्टेटमेंट्स थे एफ और बी। सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट वाज एच। सेकेंड और एट्थ स्टेटमेंट, सेकेंड था जे और एट्थ था आई, जे एंड आई। थर्ड एंड सिक्स स्टेटमेंट, थर्ड था ए और सिक्स था बी, तो ए एंड बी। आगे बढ़े। तो अभी हमने दो पैराजम्बल्स किए और दोनों ही बहुत बढ़िया लेवल के किए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, और नेक्स्ट पैटर्न है हम बहुत ही प्यारे लेवल का क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। ये भी प्यारे लेवल का है। हाँ, क्यूट ब्यूटीफुल लेवल का है। दिख रहा है सभी को? इज इट विजिबल टू एवरीवन? क्लोजेस्ट ब्यूटीफुल लेवल का तब हो जाता है जब उसमें फिलर्स जो होते हैं वो या तो फ्रेजल वर्ब के होते हैं या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस के होते हैं। नॉर्मल वर्ड्स वाले होते हैं तो वो प्री लेवल का होता है। मेंस लेवल में जनरली फ्रेजल वर्ब्स या इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं। चलो करते हैं इसको डिस्कस। अच्छा, मॉक भी डिस्कस करना है। मॉक भी डिस्कस करना है, आज मेंस लेवल कर लें पूरा, क्योंकि वो मॉक प्री लेवल वाला था, तो कल प्री लेवल वाले क्वेश्चंस करवाऊंगे तो उसी में आगे डिस्कस करवा दूंगी। आज एकदम स्टार्टिंग बहुत अच्छे लेवल से की है ना, तो ये वाला लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं। कल प्री लेवल के साथ उस प्री लेवल वाले मॉक को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी क्लोज टेस्ट में,
द वेरी फर्स्ट स्टेप इज स्किमिंग. चलिए स्किम करो और मुझे मेन आइडिया बताओ एवरीवन. किस बारे में बात हो रही है? जिन लोगों को एडिटोरियल पढ़ने की आदत है उनको कुछ नया नहीं लग रहा होगा. नोबेल प्राइज की बात हो रही है. नोबेल प्राइज किसको मिला, किस चीज के लिए मिला, क्या डिस्कवरी थी, वैक्सीन के लिए मिला, कैटलीन और ड्रू वीसमैन को मिला, बहुत फायदा पहुंचाया इन वैक्सीन ने लोगों को. चलो अब एक एक करके क्वेश्चंस पर आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पहले एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे सभी लोग. चलो बताओ आंसर क्या लग रहा है. चलो पहले मैं आपको इडियम्स का मीनिंग बताती हूँ, फिर आप मुझे बताना आपको आंसर क्या लग रहा है. पहला इडियम दे रखा है हैंग इन द बैलेंस. कोई चीज लटकी हुई है तो इसका मतलब क्या है? कुछ भी हो सकता है. क्या है? कोई चीज लटकी हुई है, इसका मतलब क्या है? कैसी है? अनसर्टेन है. कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई. हमारा जो फ्यूचर है, आवर फ्यूचर इज हैंगिंग इन द बैलेंस, मीन्स इट इज अनसर्टेन. चलो अगला वाला देखते हैं. नेक्स्ट इडियम इज हैंग इट अप. आप क्या कर रहे थे? कोई काम कर रहे थे, आपका दोस्त आया, उसने बोला यार प्लीज हैंग दिस वर्क अप एंड लेट्स गो टू वॉच अ मूवी. इस काम को यहीं बंद करो, हैंग इट अप, और चलो मूवी देखने चलते हैं. मतलब आपने किसी को कॉल किया, सामने वाले ने आपके फोन को हैंग अप कर दिया. हैंग इट अप का मीनिंग क्या हो गया? किसी चीज को रोक देना, किसी चीज को स्टॉप कर देना. चलो अगला है हैंग टफ. टफ आ गया. बहुत बुरी हवा चल रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बट आप अपनी जगह पर बने हुए हो, बहुत टफली वही हैंग कर रहे हो. मतलब यू आर हैंगिंग टफ मीन्स टू रिमेन स्ट्रॉन्ग इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस. चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन तब भी आप स्ट्रॉन्ग बने हुए हो. दैट मीन्स यू आर हैंगिंग टफ. चलो आंसर बताओ. जितने भी नॉमिनीज हैं नोबेल प्राइज के लिए फिजियोलॉजी में या फिर मेडिसिन में, उन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है अपने क्रेडिट, मतलब उनकी अगर हम बात करें तो बहुत कुछ अचीव किया है. लेकिन ज्यादातर जो फाइनल चॉइस होती है विनर की, वो क्या होती है? पता ही नहीं होता कौन जीतेगा कौन हारेगा. तो क्या होती है? अनसर्टेन होती है. माइट बी अनसर्टेन. पता ही नहीं होता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा. तो आंसर इज ओनली ए. चलो नेक्स्ट. कोशिश करो बताने की. श्योर बेट. ऐसी बेट जो श्योर है. इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपको कंफर्म है इंडिया ही जीतेगा, तो आपने इट्स अ श्योर बेट मीन्स समथिंग यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट. अगला देखते हैं ऑड्स ऑन फेवरेट्स. जो आपके फेवरेट्स हैं, जो आप जिनको सोचते हो कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे, ऑड्स ऑन फेवरेट्स मतलब वो जो जीतेंगे ही जीतेंगे मीन्स फिर से वही चीज, समथिंग यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट. या समवन भी कर सकते हो, समवन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट.
हॉट फेवरेट है, मतलब आपको कंफर्म है भाई, उसको लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। सबका ही मीनिंग सेम हो गया। तो कैटलिन कैरिको और ड्रू वीसमैन वुड हैव दस बीन कंफर्म थे, कॉन्फिडेंट है हम उनको लेके कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे भी। आंसर इज ऑल ए बी एंड सी। अच्छा, एक बच्चे का डाउट है, यहाँ पे ऑड्स लिखा हुआ है। ऑड्स तो एक नेगेटिव वर्ड होता है। इडियम एंड फ्रेजेस में ना कोई लॉजिक नहीं होता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो अब वहां पे अदरक को हटा के पुदीना नहीं कर सकते, आंगन को हटा के लॉबी नहीं कर सकते। तो मतलब ईडीएम को मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको इस तरीके से याद हो जाए, लेकिन ईडीएम कौन सी ईडीएम का मीनिंग वो है और क्यों है, या वो ईडीएम क्यों है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। ये वोकैबुलरी का पार्ट होता है। ग्रामर के रूल्स के पीछे लॉजिक होता है, जैसा कि मैं आपको ग्रामर ग्रंथ में समझा रही हूँ, लेकिन वोकैब के पीछे लॉजिक नहीं होता। इस वाले फ्रूट को एप्पल क्यों बोलते हैं और इस वाले फ्रूट को ग्रेप्स क्यों बोलते हैं, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। इसको ग्रेप क्यों नहीं बोलते, इसको एप्पल क्यों नहीं बोलते, तो वोकैबुलरी के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता है। चलो, ऊंट के मुंह में जीरा ही क्यों बोलते हैं, नमक क्यों नहीं बोलते। चलो अगला। इस क्वेश्चन का आंसर खुद से देने की कोशिश करो, इडियम्स इजी है। ये वाली इडियम्स डिफिकल्ट नहीं है। कम्स आउट इन द वॉश। कम्स आउट इन द वॉश का मतलब क्या है, आपका कोई कपड़ा है, क्या बना दिया मैंने ये, इसके अंदर इस पे बहुत सारे दाग लग गए, मतलब इस आपकी किसी बात को बहुत झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कपड़ा धुलेगा तो ये एक्चुअल समझ में आएगा कि कपड़ा एक्चुअल में क्या था। तो कम्स आउट इन द वॉश का मतलब क्या होता है कि ट्रुथ को, सच्चाई को कितनी भी झूठ के पीछे छुपाने की कोशिश कर लो, लेकिन फाइनली जब चीजें सामने आएंगी, जब वॉश होंगे, तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। तो इसका इडियम क्या है, कम्स आउट इन द वॉश मीन्स ट्रुथ बिकम्स apparent अल्टीमेटली। फाइनली सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी, वॉश के बाद फाइनली साफ कपड़ा तो आ ही जाएगा सामने, कितना भी झूठ से कवर करने की कोशिश कर लो, कितने भी दाग डालने की कोशिश कर लो। चलो अगला। कम्स फुल सर्कल, कोई चीज पूरा सर्कल कर गई मतलब कंप्लीट हो गई, कंप्लीट द साइकिल, साइकिल कंप्लीट हो गया। मैम लेकिन कुछ दाग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं जाते, तो कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो सच्चाई को छुपा जाते हैं। फिलॉसफी नहीं लगानी है यहाँ पे। चलो, कम्स एज नो शॉकर, कोई ऐसी चीज से आपको शॉक नहीं लगा, मतलब आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं था, वॉज नॉट अ सरप्राइज। तो 2023 का जो नोबेल अनाउंसमेंट हुआ वो कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि जो इन दोनों लोगों ने डिस्कवरी की है उससे बहुत फायदा हुआ है, तो ये कोई सरप्राइज नहीं था, सबको पता था कि वैक्सीन बनाने वालों को ही नोबेल प्राइज मिलने वाला है। तो आंसर वाज ओनली सी। चलो नेक्स्ट। ये भी कर लोगे सभी लोग, सबका आंसर सही निकलना चाहिए इसका भी।
बचपन में क्या होता था, हमें ना इनफॉर्मल लेटर लिखवाते थे व्हेन आई वाज इन 3rd और 4th क्लास, शायद 5th में भी हो सकती हूँ। तो वहां पे मैं एक लाइन हमने रट ली थी, हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड आई होप दैट दिस लेटर ऑफ माइन फाइंड्स यू इन द पिंक ऑफ हेल्थ। फिर जितने भी इनफॉर्मल लेटर्स लिखते थे हम सब में यही लाइन पेस्ट करके आते थे। तो इन द पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है? इन द पिंक ऑफ हेल्थ का मीनिंग होता है अच्छी हेल्थ में होना। तो कोई इंसान अगर इन द पिंक ऑफ हेल्थ है, मीन्स ही इज इन एक्सेलेंट हेल्थ। ऐसे इन फॉर्मल लेटर के लिए एक लाइन याद कर ली थी, क्योंकि न्यूज़पेपर वाला लेटर ही आता था एग्जाम्स में। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स, और फिर उसके आगे जो भी टॉपिक होता था वो लिख देते थे। हाँ, उसको रट के जाते थे, फिर लेटर में खूब अच्छे अच्छे मार्क्स आते थे। प्रिंसिपल को लेटर लिखने को आता था, आई बेग टू स्टे से दैट, ऐसे करके। ये कभी समझ में नहीं आया कि भाई एक छुट्टी मांगनी है तो उसके लिए भीख मांगने की क्या जरूरत है, कि वो लेटर में लिखवा देते थे आई बेग, और लास्ट में लिखवा देते आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मतलब मैं आपका सदा आभारी रहूंगा अगर आप मुझे एक छुट्टी दे देंगे तो। क्योंकि ये जो लेटर्स हैं कॉलोनियल टाइम के लेटर्स चलते आ रहे थे, तो उस समय ऐसे ही जो इंडियंस होते थे वो ब्रिटिशर्स के सामने जो ऑफिस में उनके काम करते थे इसी तरीके से लीव्स मांगते थे। तो ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है तब से चला आ रहा था। चलो, हेल एंड हार्टी का मतलब क्या होता है? हेल एंड हार्टी मीन्स अच्छी हेल्थ में होना, फिर से वही, इन एक्सीलेंट हेल्थ। नहीं, अब आप बेग वगैरह वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, उस टाइम पे यूज किया करते थे। बेग वर्ड अब यूज नहीं करते लेटर्स में। चलो, नॉर्मली बोल सकते हो, आई विश टू ड्रॉ, आई, क्या लिख सकते हैं अब, आई, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई विश टू नोटिफाई यू, आप सिर्फ नोटिफाई कर सकते हो that I won't be able to attend the school या attend the college from this date to this date since, और फिर आगे रीजन बता सकते हो, या फिर आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं आपकी ये बात नोटिस में डालना चाहता हूँ कि मैं इन डेट्स पे स्कूल या कॉलेज या वहां अटेंड नहीं कर पाऊंगा। और लास्ट में प्लीज ग्रांट माई लीव। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है कि आई बेग यू या आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। चलो, इन द रेड, रेड कलर किस चीज का होता है? रेड कलर होता है खतरे का। तो इन द रेड का मतलब क्या होता है? कोई इंसान बहुत ही ज्यादा लॉस में है तो उसको क्या बोलते हैं? इन द रेड। मैम, प्यार का रंग भी तो लाल होता है। हाँ होता है, बट आई डोंट नो क्यों रिलेट करते हैं। अदरवाइज इंग्लिश के हिसाब से रेड जो है डेंजर का कलर होता है। तो इन द रेड मीन्स इन अ डेट, आप बहुत ज्यादा डेट में हो या बहुत लॉस में हो तो बोलते हैं इन द रेड। तो आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी। समझ आया सभी को? एवरीवन? चलो, एक पैटर्न होमवर्क में दे रही हूँ, दिख रहा है सभी को ये पैटर्न? इसी के तरह का ही पैटर्न है, क्लोज टेस्ट ही है। अभी हमने फ्रेजेस वाला क्लोज टेस्ट किया, अब फ्रेजल वर्ब वाला क्लोज टेस्ट है, तो इसको सभी लोग करेंगे, ठीक है? और इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। अच्छा, सभी लोग वोकैबुलरी के शॉर्ट्स देख रहे हो? मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है वोकैबुलरी के शॉर्ट्स। क्या वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे उन शॉर्ट्स को देख के? वो शॉर्ट्स बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। द रीजन बीइंग, पहले तो एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उसमें ट्रिक सोचने में बहुत टाइम लग जाता है, और फिर उसके बाद रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना और फिर आप लोगों को देना। तो होता वो 1 मिनट का शॉर्ट है, बट उसमें लगते बहुत टाइम लगता है।
तो इसीलिए मेक श्योर अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है मैं तभी उस चीज को करूं, अदरवाइज मैं किसी और चीज में अपनी एनर्जी डाइवर्ट करूं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ही उस शॉर्ट्स के बता जरूर देना, मैं अभी एक क्वेश्चन भी डाल दूंगी कि क्या आप लोगों को उन शॉर्ट्स से फायदा हो रहा है, क्या वोकैबुलरी याद हो रही है। बेसिकली फायदे का मतलब है कि आपको वोकैबुलरी याद हो रही है। वोकैबुलरी याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आज याद करोगे कल भूल जाओगे, दोबारा रिवाइज करोगे 10 दिन बाद भूल जाओगे, 20 दिन बाद भूल जाओगे। तो क्या उन ट्रिक से याद हो रही है, प्लीज मुझे बताना जरूर। ठीक है, एक मुझे फीडबैक दे देना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। प्लीज मेक श्योर सभी लोग मुझे फीडबैक जरूर दें। आपके फीडबैक की वजह से ही आज परफेक्शन इस लेवल पे पहुंच पाया है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे आप लोगों से बात करनी है, परफेक्शन के क्वेश्चंस को देख के डर तो नहीं लग रहा ना? सभी लोग उस वाले फेज से बाहर आ गए हो? अच्छा एक बात बताओ, जो लोग कमेंट्स भी करते हैं डर लगता भी है, तो क्या परफेक्शन के क्वेश्चन जान ले लेंगे क्या? डर किस बात का है? चलो आप किसी डेंजरस चीज को कर रहे हो, किसी जानलेवा चीज को कर रहे हो, तो डर वाली बात भी है। हम हार्ट अटैक दे देते हैं, इतना कमजोर दिल है? नहीं। तो डर उस चीज से लगे जिस चीज से जान जाए। डिफिकल्ट चीजों से और इस तरह की चीजों से डर नहीं लगना चाहिए, इससे तो और कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई हमने इतना अच्छा लेवल आज समझ लिया है, एग्जामिनेशन में तो बहुत इजी आने वाला है। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ठीक है, चलो तो सेशन एंड करते हैं, मिलेंगे आगे की क्लासेस में। थैंक यू एवरीवन।